दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी नए दोस्त। ओफ, फिर वही ब्लू लाइन बस। खचाखच भरी 534 नंबर की बस को देखा तो आज फिर वो ऐसी लगी जैसे मधुमक्खी का पूरा छत्ता हो जो बस मेरी तरफ बढ़ रहा हो। और फूटी किस्मत ये कि मुझको इस छत्ते पे ही चढ़ना था, जिस पे बैठने तो क्या खड़े तक होने की जगह कहीं नहीं थी। लेकिन सुबह सुबह 6:30 की इस बस के छूटने का मतलब था जीवन में बुरे संयोगों का एक सिलसिला शुरू हो जाना। ऑफिस में लेट, बॉस की डांट, मूड खराब और फिर घर आकर माँ से छोटी मोटी बातों पे नोकझोंक। मसलन, रोहित जूते दरवाजे पे क्यों उतारे? शू रैक में भी तो डाल सकते हो। रोहित लैपटॉप बैग सोफे पे क्यों छोड़ दिया? लेकिन जानता था मैं ये टोका टाकी बस इसलिए थी ताकि इसी बहाने ही सही थोड़ी और देर उनके साथ वक्त बिता सकूं मैं। महीने हो गए थे माँ के साथ सुकून से बैठे, बात किए, कहीं घूमने गए, पर मैं भी क्या करता, काम से वक्त भी तो नहीं मिलता था। बस आई, रुकी और जैसे ही खचाखच भरे दरवाजे पे मैंने अपने पैर रखने की जगह बनाई तो देखा कि एक लड़की भागती हुई आ रही है। भागती सी वो लड़की किसी कटी पतंग की तरह आई और ठीक बस के दरवाजे पर पहुंचते ही जैसे बची खुची डोर भी उलझ गई। वो बस के दरवाजे पे आके रुकी। मुझे लगा तिल रखने की जगह तो है नहीं, तो मोहतरमा अगली बस का इंतजार कर लेंगी। लेकिन ये तो झांसी की रानी निकली। लड़कों से खचाखच भरे दरवाजे पर वो अपने चढ़ने की जगह बनाने लगी। लड़के मोहतरमा को जगह देने की जी जान से कोशिश कर ही रहे थे कि बस चल पड़ी और मोहतरमा चलती हुई बस से नीचे गिरने को तैयार ही थी कि मुझसे एक गलती हो गई। मैंने उन मोहतरमा का हाथ थाम लिया, लेकिन वो खुद तो क्या ही बच पाती, उन्होंने मुझको भी सड़क पे ला दिया। वो तो बस की स्पीड अभी कोई इतनी थी नहीं, तो कोई चोट वोट दोनों में से किसी को आई नहीं। हम दोनों धड़ाम से सड़क पे आ गिरे। जीवन में पहली बार मैं चलती बस से गिरा था, वो भी एक अजनबी लड़की के साथ। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। एक तो मैं जमीन पे गिरा था, वो भी एक लड़की के साथ। उस पे उल्टा कंडक्टर चलती हुई बस से हम पे ही चिल्लाता हुआ निकल गया। तमीज नहीं बस में चढ़ने का तो चढ़ते क्यों लड़की के साथ? क्या परफेक्ट शुरुआत हुई थी दिन की। आसपास खड़े लोगों की नजरों से हो रही फजीहत से खुद को बचाता मैं खड़ा हुआ। कमीज पैंट में लगी धूल साफ की और थोड़ा झिझकते हुए उस लड़की की तरफ देख ही रहा था कि वो बोली, घर में माँ बहन नहीं है क्या? वाह जी वाह। एक तो गलती इनकी, इनको बचाने के चक्कर में फालतू में अपने वक्त का नुकसान किया मैंने, और उल्टा अब ये मुझी पे गर्म भी हो रही हैं। अरे पकड़ो हाथ। सड़क पे गिरी हुई लड़की को उठाने में, मदद करने में शर्म आ रही क्या तुमको? एक राहत तो मिली थी कि ये मदद की एक गुहार भर थी। वो बात और है कि थोड़ा आदेश के स्टाइल में ज्यादा थी। मैंने हाथ दिया और वो उचकती हुई खड़ी हो गई। मेरा नाम जैस्मिन है और किसी अजनबी से इस तरह की मेरी पहली मुलाकात है। यहाँ की बसों के चर्चे सुने बहुत थे, आज आजमा भी लिया। उसने एक सांस में इतना कहा और मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हाथ शायद दोस्ती का ही था, पर यहाँ दिल्ली में रहते हुए अजनबियों पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं होता। मैंने हाथ तो बढ़ा दिया पर चुप रहा। यह नहीं पता था दिल्ली में नाम बताने के पैसे लगते हैं। वैसे चेंज है मेरे पास, जस्ट इन केस। ये कह के वो लड़की मुस्कुरा दी। मैंने उसके चेहरे पे अब पहली बार अच्छे से गौर किया। दाहिनी तरफ का दूसरा दांत टूटा जरूर था, पर यह मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, थोड़ी चंचल, थोड़ी मासूम। चलो मिल ही गए तो ये बता दो कि ये ओखला बर्ड सैंक्चुरी कहाँ है? 8 साल तो हो गए थे दिल्ली में रहते, पर ऐसी कोई जगह दिल्ली में कहीं एग्जिस्ट भी करती है ये मुझको आज पहली बार पता चला था। हाँ, यही ओखला में होगी शायद। मैंने अपनी अज्ञानता को छुपाने की कोशिश की। अच्छा, जीनियस निकले यार तुम तो। हैं होगी वो भी शायद। तुमसे ज्यादा श्योर तो मैं हूं कि ओखला में ही है, पर ये ओखला कहाँ है?
ओखला तो मेरे ऑफिस के एकदम पास ही था, मगर बर्ड सेंचुरी के बारे में आखिर मैंने आज तक सुना क्यों नहीं था। थोड़ा खुद पे शर्म जरूर आई, पर फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस जुटाते हुए कहा, ओखला तक चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, वैसे भी मुझको ऑटो तो करना ही पड़ेगा, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। कहा तो मैंने इस अंदाज में था जैसे मुझको इस बात का बहुत अफसोस हो, लेकिन सच कहूं तो अंदर ही अंदर न जाने क्यों खुश था मैं। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। ऑटो में ओखला की तरफ जाते हुए अभी अभी एक छोटी सी दुर्घटना में मिली इस लड़की में कोई तो ऐसी बात जरूर थी जो अलग थी। यही कोई 26 साल की ही तो होगी, या उससे एक आध साल ज्यादा या कम, लेकिन कितना कुछ था इसके पास बताने के लिए। मुंबई में रहती है और भारत करीब करीब पूरा घूम चुकी है। यूरोप के देश घूमने का मन है, इसलिए एक एमएनसी में नौकरी कर रही है। जरूर किसी पैसे वाले की बेटी होगी, है अच्छा घर होगा, पापा मम्मी बैंक बैलेंस भर रहे होंगे, तभी तो इन सब कामों में पैसे लुटा रही है। मैंने मन ही मन उसका एक खाका अपने दिमाग में तैयार कर लिया। एक बड़े बाप की बिगड़ी तो नहीं कहेंगे, पर मनमौजी लड़की। कुछ लोगों को जिंदगी में सारी खुशियां खैरात में मिल जाती हैं, और कुछ हम जैसे होते हैं पूरी जिंदगी इसी जद्दोजहद में लगा दो कि अपनी और अपने परिवार की जिंदगी किसी तरह कट जाए। मैंने सोचा, लकी हो यार तुम, नौकरी करती हो, या आई थिंक मम्मी पापा ही सपोर्ट कर देते होंगे इस सब के लिए। मैं जैसे उसके बारे में अपनी बनाई राय का बस आखिरी कंफर्मेशन ले रहा था। मैं इतनी प्रिविलेज नहीं हूं कि मम्मी पापा को अफोर्ड कर पाऊं। जैस्मिन ने जैसे कोई पहेली बुझाई हो, मतलब मैं उसकी पहेली को नहीं बूझ पाया था। मतलब मम्मी पापा है ही नहीं। ऑर्फेनेज में पली बड़ी हूं यार, मम्मी पापा का प्यार बहुत मिस किया है। बस लकी था कि पढ़ लिख गई और अब अपने मन का कर पा रही हूं, अपनी मर्जी की जिंदगी जी पा रही हूं। मैं एक पल को अवाक सा रह गया। अक्षरधाम से ओखला की तरफ बढ़ते हुए इस ऑटो में बैठा खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था मैं, और अचानक ये पहेली सी लड़की बहुत बड़ी हो गई थी मेरी नजरों में। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। सुबह का 7 बज रहा था और दिल्ली की ये हवा जो उन दिनों मेरे लिए तनाव से भरी होती थी, उसमें जैसे ठंडी सी राहत बह रही हो। ऑफिस की आपाधापी, बसों में सहयात्रियों के धक्के, कंडक्टर की कर्कश आवाज, आज सब सिरे से गायब था। साथ थी एक मीठी सी आवाज। न जाने किस दुनिया से बटोरी थी इतनी उमंगें इस लड़की ने। जिस उम्र में माँ कहना भी नहीं सीख पाते हैं, उस उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था जैस्मिन ने। एक अनाथ लड़की को कोई रिश्तेदार भी नहीं मिला पालने के लिए, तो एक संस्था ने अनाथालय में डाल दिया। वहां किसी डोनर की मदद से पढ़ाई हुई और फिर स्कॉलरशिप्स की मदद से मास्टर्स तक कर लिया। कितनी जल्दी जज करने लगते हैं हम दूसरों को। बिना जैस्मिन को जाने मैं उसके बारे में न जाने क्या क्या राय बना चुका था। जिस सड़क पे और दिनों ट्रैफिक जैम से कोफ्त होती थी, उस सड़क पे आज लग रहा था कि ये रेड सिग्नल थोड़ा और लंबा क्यों नहीं होता। मेरे भीतर जिंदगी को लेकर उमंगों की जो खाली जगह थी, वो जगह कितने समय बाद आज थोड़ी थोड़ी भर रही थी। वैसे तुम मुंबई से यहाँ किसी प्रोफेशनल वजह से आई हो? मैंने उसके मन के और भीतर झांकने की गरज से पूछा। नहीं, बहुत पर्सनल सी वजह है, वो मुस्कुरा के बोली। किसी से मिलने आई हो? बॉयफ्रेंड? मेरे सवाल का जवाब अभी मिल नहीं पाया था। नहीं, कुछ दोस्त हैं मेरे, बहुत दूर से मिलने आते हैं हर साल। तुम मिलना चाहते हो मेरे दोस्तों से? उसने बड़े अपनेपन के साथ मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर वो खुद ही बोल पड़ी। इनफैक्ट तुम मिल ही लो, आज बंक मारो ना, चलो मेरे साथ।
मैं तुमको मिलाती हूँ अपने दोस्तों से, आई बेट यू अच्छा लगेगा तुमको उनसे मिलके। नहीं भाई, ऑफिस वाले लोग हैं हम, तुम आओ मिलके, हमें कहाँ छुट्टी मिलने वाली। ये कहते हुए मुझे पहली बार अपनी गुलामी का एहसास हुआ। ये कैसी जिंदगी बना ली थी मैंने अपनी, जो सिर्फ ऑफिस के शेड्यूल और घड़ियों की सुइयों के हिसाब से चलने लगी थी। और ये लड़की कैसे बेफिक्री से घूमने निकल आई है, और न जाने कैसे दोस्त हैं उसके जो इतनी दूर से उससे मिलने बर्ड सैंक्चुरी में आ रहे थे। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। मैं मना तो कर रहा था जैस्मिन को उसके साथ चलने के लिए, लेकिन मन तो कह रहा था कि थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए इस अपनेपन से भरी अजनबी सी लड़की के साथ। ये लड़की जो पॉजिटिविटी का पूरा पैकेट लेके चल रही थी अपने साथ, मशीन सी हो गई मेरी जिंदगी में, जैसे एक छोटा सा ब्रेक लगाया था इसने। क्यों हो तुम इतने बोरिंग, चलो ऑफिस फोन करो, अभी सब सेट करती हूँ। उसने ऐसे कहा जैसे वो कोई जेम्स बॉन्ड की बहन हो, और मुझको भी ऐसे लगा कि क्यों ना चांस ले ही लिया जाए। घर में कौन कौन रहता है, उसने पूछा। बस माँ है, पर उससे क्या होना है, शर्त लगा लो बॉस छुट्टी नहीं देने वाले। मेरी नकारात्मकता फिर हावी हो गई थी मुझ पर। तुम बस ऑफिस फोन मिलाओ और फोन मुझको दे दो। जैस्मिन ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि उस पर भरोसा न करने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने एचआर मैनेजर को फोन मिलाया और जैस्मिन ने 5 मिनट में मेरी मां बनकर न जाने ऐसी क्या बात की कि सचमुच सब सेट हो गया। मुझे 2 घंटे की छुट्टी मिल गई थी। ऑटो बर्ड सैंक्चुरी की तरफ बढ़ गया था। सड़कों और इमारतों को पीछे छोड़ती हुई सड़क अब एक जंगल की तरफ बढ़ रही थी। दूर से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ कानों में पड़ने लगी। ट्रैफिक, एसी, पंखे, कंप्यूटर के प्रोसेसर और बॉस की आवाज़ सुनने के आदी हो गए कानों को जैसे मलहम लगा गया हो कोई। पेड़ों के बीच से यमुना नदी गुजर रही थी। यार, ये यमुना देख के बड़ा अफसोस होता है कभी। दिल्ली वाले कदर ही नहीं करते इसकी। यहाँ भी तो वही यमुना बह रही है? देखो कितनी खूबसूरत और साफ सुथरी है। सब संगत का असर होता है। सचमुच संगत का ही तो असर था कि मैंने आज न जाने कितने सालों बाद ऑफिस को नहीं, खुद को प्रायोरिटी दी थी। कोई दिन यूं भी गुजर सकता है, ये ख्याल इससे पहले कभी आया ही नहीं मुझे। जैस्मिन की आंखें लगातार किसी को खोज रही थीं। अपने दोस्तों को खोज रही हो? मैंने उसकी बेकरारी को भांपते हुए पूछा। फोन कर लो, इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढोगी? मेरी सलाह पे वो हंस दी। नहीं, उनके पास फ़ोन नहीं होता भाई, दे आर नॉट लाइक अस। मेरे सारे दोस्त 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में बिलीव करते हैं। जैस्मिन की इस बात ने मुझे उसके दोस्तों से मिलने के लिए और उतावला कर दिया। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। नदी के छोर पर बने उस पुल के करीब एक बेंच था जिस पे जैस्मिन ने मुझको बैठने को कहा। हम 15 मिनट तक जैस्मिन के दोस्तों का इंतजार करते रहे। तब तक जैस्मिन ने पेड़ों, पत्तियों और सामने बहती शांत नदी के बीच न जाने क्या क्या तलाशा और अपने कैमरे में उतार लिया। अच्छा, आई एम अ गुड फोटोग्राफर, हाँ, फ़ायदा उठा लो और जब तक मेरे दोस्त आए अपनी कुछ एपिक फ़ोटोज़ खिंचवा लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मेरी ओर कैमरा करके उसने फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए। फिर जैसे कुछ खटका हो उसे। 1 मिनट कह के वो मेरे पास भाग के आई। बिना किसी हिचक के उसने अपनी उंगलियां मेरे बालों में फिराई, मेरी शर्ट का कॉलर ठीक किया और मेरे होठों के एकदम करीब अपनी दोनों उंगलियां लाकर उसने मुस्कुराने का इशारा किया। थोड़ा स्माइलिंग फेस, हाँ। कुछ देर के लिए भूल जाओ यार कि तुमने ऑफिस बंक किया है। ग्रो अप मैन, अपने लिए जीना भी सीखो थोड़ा। उसकी नसीहत में कहीं ये भाव नहीं था कि वो मुझसे ज्यादा जानती है, लेकिन सचमुच जिंदा दिली से जीने की कोई चलती फिरती कोचिंग क्लास थी जैसे वो। तभी अचानक वो पीछे मुड़ी। वेट वेट वेट, मेरे दोस्त आ गए, वो उत्साह से बोली और मुड़ते ही जैसे उसकी आंखों में चमक आ गई।
उसने जल्दी से अपने बैग से कुछ निकाला और पुल पार करके नदी की तरफ दौड़ी। मुझे तो कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। फिर कहाँ थे जैस्मिन के दोस्त? तभी मैंने देखा कि हजारों की संख्या में उड़ते हुए पंछी पुल की तरफ आ रहे थे और उनको देखकर जैस्मिन बच्चों की तरह तालियां बजाने लगी थी। ऐसी निश्चल और बेलौस हंसी देखे जाने कितना वक्त हो गया था मुझे। परिंदों के इस झुंड के आते ही जैस्मिन ने अपने हाथों में लिए उस पॉलीथीन को खोला और उसमें से कुछ निकालकर वो हवा में बिखेरने लगी। सैकड़ों पंछी उन दानों की तरफ बढ़ रहे थे जो जैस्मिन अपनी मुट्ठी से बिखेर रही थी। वो अपनी मुट्ठी से जैसे चिड़ियाओं के चुगने के दाने नहीं, जिंदगी बिखेर रही हो। जिंदगी के कुछ दाने मेरे हिस्से भी आ गए थे। इधर आओ, उसने मुझे बुलाया। मैं जैसे किसी जादू से वशीभूत चुपचाप उसकी तरफ बढ़ गया। ये लो, उसने कुछ दाने मेरी ओर बढ़ा दिए और उन दानों को मैंने हवा में बिखेर दिया। ये लो, अब इनकी तुमसे भी दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती के लिए थोड़ा सा प्यार तो चाहिए होता है ना? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा और मैं उसकी तरफ देखते हुए चुप्पी साधे रहा। तुम्हें पता है ना, ये सारे पंछी हजारों किलोमीटर दूर से हर साल यहां आते हैं। इनमें से कुछ तो महीनों तक बिना थके उड़ते रहते हैं। हवाओं का रुख, सूरज, चांद, तारों का मोशन, समुद्र की बू और मौसम का मिजाज, इन सब से इनका रास्ता तय होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं इनको। काश कि मैं भी इन जैसी ही होती, पंख फैलाती और उड़कर फुर्र से दूसरे देश में। व्हाट अ लाइफ मैन। जैस्मिन कुछ देर अभिभूत सी खड़ी रही, मुस्कुराती हुई उन पंछियों को बस देखती रही। करीब 2 घंटे उस अजनबी के साथ बिताने के बाद अब मैं ऑफिस में था। जैस्मिन अपना नंबर देकर फुर्र हो गई थी। उसे शाम को खजुराहो के लिए निकलना था, फिर ओरछा और झांसी का किला और फिर न जाने क्या क्या। और मैं अपनी जिंदगी में बस 2 घंटे के लिए आई उस माइग्रेटरी बर्ड सी लड़की से मिलने के बाद थोड़ा सा बदल गया था शायद। कुछ देर में बॉस को एक मेल किया मैंने, अगले 3 दिन की छुट्टी की अर्जी का मेल। माँ को घुमाने के लिए ले जाना था और अपने नए दोस्तों से भी तो मिलाना था उनको। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।